Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandaria. Welcome you all to the fast track batch of the particular subject which is called as multidisciplinary case study CS Professional Open Book Group 3 New Syllabus और आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 7. So पहले के 6 पार्ट्स हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं. And now the part number 7 will again we will start from the chapter number 1 which is called as the corporate law including the company law. So देखिए जो बातचीत थी हमारी वो काफ़ी कुछ अब हो चुकी है इस चैप्टर को लेके एंड देन इफ एवरीथिंग गोज वेल जैसा सोचा है वैसा अगर चलता है सो आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट पार्ट फॉर द चैप्टर नंबर 1 है ना क्योंकि इसके बाद एक केस स्टडी है जो साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच की है वो है वो डेफिनेटली आपको इसके साथ ही रहेगा बट ये जो पार्ट होगा मुझे लगता है ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर के लिए फिर ऑब्वियसली हम सेकेंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट नंबर 7 तो आज का जो हमारा केस लॉ है जिससे हमें शुरुआत करनी है दैट इज एसएएस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर्स जो पेटिशनर है वर्सेस सूर्या कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ये है तो दिल्ली हाई कोर्ट में मामला सुना गया है और डिसाइड हुआ है 16/10/18 जैसे आप देख भी सकते हैं एक्चुअली ये जो केस है अगर आप इसको लेंथ एंड ब्रेथ में इसको देखेंगे सो यू विल रियलाइज कि ये 2 पेजेस के बियॉन्ड चला जाता है मतलब अगर आप देखें आपको दिखा भी दूं लाइक दिस सो ये लेंथ एंड ब्रेथ अगर आप इसकी देखें तो मतलब कोई कंटेंट की कमी उन्होंने छोड़ी नहीं है ठीक है ना कोर्ट ने अपनी सफाई देने में और ना यहाँ पे केस लॉ को लिखने में पर मैं ये मानता हूँ जब मैं आपको भी समझाऊंगा इस फास्ट ट्रैक बैच के दौरान सो आप रियलाइज करेंगे कि ये केस एक्चुअली बहुत सिंपल था ये ठीक है कि कहीं ना कहीं जब कोर्ट के सामने कोई चीज़ जाती है तो सिर्फ हाँ या ना में उसका फैसला नहीं कर सकता तो उसको तो पूरे फैक्ट समझाने हैं सामने वाले को अदरवाइज ये भी कोर्ट पे इल्ज़ाम लगता ही है जनरली और हर कंट्री में लगता है नॉट जस्ट इंडिया कि भाई कोर्ट पार्शल है जुडिशरी भी पार्शल एक्सेट्रा तो वो ना हो इसलिए कोर्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि हर लिटिगेंट्स को वो सेटिस्फाई कर पाए अब यहाँ पे जो सवाल है इससे पहले मैं कुछ भी और बताऊं और सेक्शंस के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाऊं वो ये है कि जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मैटर है चाहे अलॉटमेंट की बात हम करते हैं तो मतलब किसी को कम अलॉट किए शेयर्स किसी को ज़्यादा अलॉट किए या जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रेक्टिफिकेशन की बात है हम श्योर ये पहले भी हो चुकी है प्रीवियस केस लॉज के अंदर तो सवाल ये है कि ये किसकी पावर्स हैं मतलब ये भले दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये केस आया है बट दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये मुकदमा नहीं आया कि कुछ गलत हुआ है और उसको सही कराना है या कुछ भी ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये बात जो आई है और जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है थ्रू आउट द कंटेंट जो अभी मैंने आपको दिखाया उसमें यही बार बार फैसला हुआ कि क्या एनसीएलटी के पास इस चीज़ को सुनने का राइट है या नहीं है क्योंकि देखिए ना आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि एनसीएलटी एक एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ द कॉर्पोरेट केसेस है ना कंपनी लॉ केसेस अगर मैं बात करूं जो हमने आई थिंक प्रीवियस केस लॉ में भी डिस्कस की थी कुछ मिलती जुलती बातें तो और हमें से सभी लोग शायद ये भी जानते हैं कि जो एनसीएलटी है वो 2013 कंपनीज एक्ट का एक बाय प्रोडक्ट है इससे पहले वी यूज्ड टू हैव कंपनीज एक्ट 1956 एंड देन वी यूज्ड टू हैव सीएलबी जो कि कंपनीज एक्ट 1956 से जुड़ा था जो लोगों ने सीएलबी पढ़ा है या उसके बारे में जानते हैं वो ये भी बात मानेंगे आप में से और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ये बात सुनेंगे तो आई थिंक वो आगे इसको यूज कहीं कर सकते हैं कि जितना सीएलबी ताकतवर था सीएलबी ऑब्वियसली मींस द कंपनी लॉ बोर्ड तो जितना सीएलबी ताकतवर था उस उतनी ताकत तो एनसीएलटी में है ही है बट उसके कहीं ना कहीं बियॉन्ड भी एनसीएलटी में ताकत रखी गई है और इसीलिए आई थिंक हम ये कहते हैं हमने प्रीवियसली पढ़ा भी था कि अगर कंपनीज एक्ट से कोई जुड़ा हुआ मामला है तो ये कंपनीज एक्ट में साफ साफ लिखा है कि कोई भी और कोर्ट जो है बिना से कोई भी और कोर्ट ऑब्वियसली हम सुप्रीम कोर्ट को कहीं आने से नहीं रोक सकते बिकॉज वो तो कोर्ट ऑफ द कोर्ट है जिसको आप एपेक्स कोर्ट कहते हैं सो एक्सेप्शन टू दैट या रिट्स वगैरह की बात हो वो सब एक्सेप्शन है क्योंकि एनसीएलटी में रिट तो नहीं फाइल हो सकती वो तो आप 226 जो आर्टिकल है आर्टिकल 232 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्टिवली तो वो अपनी जगह है उसको हम अनटच रहने देते हैं फॉर द टाइम बीइंग तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी और कोर्ट जो है वो इंटाइटल नहीं है पावर नहीं है किसी भी तरीके से कंपनी लॉ के मैटर में इंटरफेयर करने के लिए क्योंकि इसके एक्सक्लूसिव पावर्स जो हैं वो एनसीएलटी को दी गई हैं ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मामला कुछ ऐसा ही है यहाँ पे शेयर्स को लेके बात चली और आप अगर देखें सबसे पहली लाइन ही है जो आई थिंक मैं आंसर कर चुका हूँ बट अगर आप क्वेश्चन को अब देखें तो आप मेरे उस आंसर से अपनी मेरी पूरी बात रिलेट कर पाएंगे तो क्वेश्चन है वेदर सिविल कोर्ट अभी मैंने यही समझाया वेदर सिविल कोर्ट हैज jurisdiction regarding dispute over section 59 and 62
जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में बात करता है। तो सवाल यही है कि क्या सिविल कोर्ट के पास पावर है कि वो अलॉटमेंट को लेके कोई भी गड़बड़ियां जो हुई हैं शेयर्स के अलॉटमेंट को लेके, पेड अप शेयर कैपिटल को लेके, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एक्सेट्रा को लेके, क्या उसके अंदर कुछ भी इंटरफेरेंस एज सच सिविल कोर्ट कर सकता है। तो ये जो पूरी आप मैं भी दिखाऊंगा अभी, ऐसा नहीं कि इतनी बात करके मैं, क्योंकि है यही चीज, अगर आप खुद भी इसको पढ़ेंगे ना एक एक लाइन, मैं गारंटी बोलता हूँ कि एक भी नया शब्द आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा जितना मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ या बता रहा हूँ। वो यही बार बार यही आंसर दिया गया कि एनसीएलटी के पास ही पावर है और सिविल कोर्ट के पास इस चीज की कोई पावर नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि जब तक एनसीएलटी नहीं आया था तब तक चीजें डिवाइडेड थी, सीएलबी मामला जाता था, हाई कोर्ट की भी बातचीत होती थी। बट अभी जब एनसीएलटी आ चुका है तो इन सब चीजों को वो बाईपास करता है। एनसीएलटी के बाद आप एनसीएलएटी जाने के प्रोविजंस रखते हैं और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात होती है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, आई डोंट थिंक सो ये होता है कि आप एनसीएलटी जाएं उसके बाद आप हाई कोर्ट चले जाएं। Now, when I say आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आई मीन इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर वो कंपनीज एक्ट का मैटर है, क्योंकि रिट्स वगैरह के लिए तो डेफिनेटली वो कोर्ट्स बने हैं तो वहां पे जाया जा सकता है। तो पहले के जो प्रोविजंस थे, पहले की जो काइंड ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज थी, जो सीएलबी एक्सेट्रा, और जो आज की हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैं सीएस कर रहा था, मैंने पहले भी शायद बताया, और सीएस मैंने 2012 में क्वालिफाई किया, और मेरी जो मेंबरशिप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये डेट तो जनरली देखो कोई भूलता नहीं है, मैं अपने घर में किसी का बर्थडे भूल सकता हूँ या कुछ और भूल सकता हूँ, बट शायद ये डेट मैं नहीं भूलूंगा इतनी जल्दी। तो 31 मई मुझे याद है, मेरी मेंबरशिप मुझे मिली थी कुछ शाम 5-6 बजे के आसपास, ईमेल के थ्रू, अभी भी ऐसे ही रहता है। तो 31 मई 2012, तो तब 2013 का एक्ट नहीं आया था। तो उस समय जो एक्ट था 1956 का, उसके अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सीनियर हैं और काफ़ी समय से ये पेपर्स दे रहे हैं या जानते हैं, तो ये रियलाइज करेंगे कि उस समय एक्ट के अंदर भी बहुत कम कम फॉर्म्स होते थे। आजकल तो हर चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्म बना हुआ है, उस समय फॉर्म को भी मतलब 3-4 फॉर्म्स ही होते थे जब हम ट्रेनिंग करते थे। एक फॉर्म 18 होता था, एक फॉर्म 32 होता था, 18 रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर्म, 32 जो था वो ऑफिस होल्डर्स वगैरह के चेंज के लिए। मोटे मोटे ये 2-3-4 फॉर्म्स ही काम करते थे, होते तब भी बहुत ज्यादा होंगे। तो तब में और अब में बहुत फर्क है, यही इसमें बार बार बताया गया है। और बार बार हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने यही बोला, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, कि एनसीएलटी के पास अगर वो चाहे तो उसके पास सारी पावर्स हैं। अलग अलग सेक्शंस को कोट करके बात जो है वो कही गई है, जिसको अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सटेंट तक अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, जिससे कि किसी बच्चे को वैसे ऐसा लगता नहीं होगा, बट किसी को लगे भी ना कि सर ने कुछ छुड़वा दिया या कुछ शॉर्टकट में बता दिया। फास्ट ट्रैक है, बट पूरा फायदा उठाना है इस फास्ट ट्रैक का हमें। तो चलिए थोड़ी सी बातचीत हम करते हैं। तो पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, जिससे कि एक बेसिक तैयार हो जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं और बात है क्या। सो SAS जो हॉस्पिटैलिटी इज द प्लेंटिफ नंबर 1 इन द प्रेजेंट सूट, एंड प्लेंटिफ नंबर 2 आनंद अग्रवाल, कुमार अग्रवाल इज द शेयर होल्डर इन प्लेंटिफ नंबर 1। तो एक कंपनी है SAS जो प्लेंटिफ नंबर 1 है, और कोई इंडिविजुअल है जिनका नाम आनंद है, और वो प्लेंटिफ नंबर 2 है, जो शेयर होल्डर है SAS हॉस्पिटैलिटी के अंदर। The defendant Surya Construction is a company which is owned a hotel property at New Delhi. The authorized share capital of the company was 1 crore divided into 1 lakh equity shares. The actual issue share capital as on 31st March 2013 was 85 lakh, जो कि 85,765 shares, वो 100 रुपए का एक शेयर था। The defendant 2 to 4 Sameer Navalgiri, Sharad Navalgiri, Vaibhav Johar were managing the company. The majority shareholder of defendant number 1 company, to the tune of 99.96 was the plaintiff company. तो ऐसे मान के चलिए कि एक कंपनी है जिसका नाम सूर्या कंस्ट्रक्शन है। सूर्या कंस्ट्रक्शन के अंदर SAS हॉस्पिटैलिटी जो है वो शेयर होल्डर है, और SAS हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो आनंद है वो शेयर होल्डर है। तो सूर्या कंस्ट्रक्शन का मेजॉरिटी शेयर SAS हॉस्पिटैलिटी, और SAS हॉस्पिटैलिटी के अंदर तमाम जो शेयर होल्डर है उनमें एक आनंद भी है। तो ये एक जनरल बात है, इसमें कोई डिस्प्यूट की बात नहीं, क्योंकि एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स डेफिनेटली ओन कर सकती है। अब दिक्कत यहाँ पे कुछ इस तरीके की हुई कि कुछ शेयर्स वगैरह ट्रांसफर कर दिए गए, और पैसे जो थे वो उनको फ्रॉड तरीके से रीरूट किया गया, कि वही पैसे 4 बार दिखाए गए। और जो आपने देखा कि 99.96 काइंड ऑफ अ परसेंटेज जो दिखाई है, जो डिफेंडेंट कंपनी के अंदर प्लेंटिफ कंपनी ओन कर रही है। डिफेंडेंट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? ये वाली कंपनी, जिसको यहाँ पे हमने कहा है, नाम भी लिखा भी है, सूर्या कंस्ट्रक्शन। तो सूर्या कंस्ट्रक्शन के अंदर 99%, 99.96 टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, SAS हॉस्पिटैलिटी ओन करती है।
अब इल्ज़ाम यहाँ पे ये है, जो अभी हम नीचे देखेंगे, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ाई गई, उसी को आप अलॉटमेंट भी कहते हैं, शेयर कैपिटल बढ़ाने को। और बढ़ा के कुछ इस एक्सटेंट तक कर दी गई कि ये जो 99.96 की शेयर होल्डिंग थी एसएएस हॉस्पिटैलिटी के पास, ये रिड्यूस डाउन होके बहुत कम रह गई। और जो जो नए लोग शेयर होल्डिंग के तौर पे आए सूर्या कंस्ट्रक्शन में, इल्ज़ाम ये लगता है कि उन्होंने कोई एक नया पैसा नहीं दिया, ये फंड्स को ही रीरूट करा जा रहा था, कि एक एक ही पैसे जो थे वो कंपनी के ही पैसे थे, कंपनी के बैंक अकाउंट में थे। वही कभी दिखा दिए जाते कि इस बंदे ने पैसे दिए हैं, वही दिखा दिए जाते कि इसने दिए हैं, तो कोई नया पैसा नहीं आया किसी की तरफ से भी। कंपनी के पैसे ही दिखाए जा रहे हैं कि कोई और कंपनी को दे रहा है, जबकि वो हैं कंपनी के पैसे। मेरी बात समझ रहे हो? तो कुछ पैसे की नीचे अमाउंट बात कर लेंगे, तो कोई जो नया शेयर होल्डर है जिसको शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, वो एक भी रुपया नहीं दे रहा। और ऐसा एक दो बार नहीं हुआ, बार बार हुआ है, 3 4 5 केसेस में हुआ है, जिन लोगों को नए शेयर्स अलॉट करेंगे उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। जो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे थे वही इंडिविजुअल को दे दिए जाते हैं, और इंडिविजुअल वही फिर कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा करता है, उसको शेयर्स दे दिए जाते हैं। फिर वही पैसे कंपनी से अकाउंट से निकाल के किसी और इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, फिर वही इंडिविजुअल दोबारा कंपनी को देता है वो पैसे, फिर सेकंड इंडिविजुअल को भी दे दिए जाते हैं शेयर्स। तो इस तरीके से चल रहा था। तो जब ये चीज़ सामने आई तो भाई ऑब्वियसली ये गलत है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं थी, तो ये गलत है। पर बात, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, इसकी पूरे केस के अंदर ये बात नहीं हो रही कि क्या सही है क्या गलत है, प्राइमा फेसिया गलत है, ये हम सभी को पता चल रहा है। बट हाई कोर्ट के सामने जो ये मैटर था वो इस बात को लेके नहीं था कि यहाँ पे कोई सजा बताई जाए या कुछ पेनल्टी लगाई जाए, नहीं, सिर्फ जुरिस्डिक्शन का फिलहाल मामला। अगर आप देखें, लिखा भी हुआ है साफ साफ, वेदर सिविल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन। ये बात ही नहीं करी जा रही है कि सजा किसको मिलनी चाहिए, कम मिलनी चाहिए, ज्यादा मिलनी चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात ही नहीं है, वो ऑफेंस की बात ही नहीं हो रही, बात सिर्फ जुरिस्डिक्शन की हो रही है। बट जुरिस्डिक्शन पे पहुंचने से पहले, इससे पहले आप ये देख सकें कि भाई किसके पास क्या पावर है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा गलत क्या हुआ है, क्योंकि जो गलत हुआ है उसके बेसिस पे ही तो आप देखेंगे किसके पास क्या पावर है। तो ये गलत जो हुआ है वो ये हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अलॉटमेंट इस तरीके से किया गया। इसको अगर हमें पढ़ना है यही वाली बात, तो आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कहते हैं the suit was filed on the basis of the following allegation: the defendant number 5 and 9 were allotted shares of the company in illegal and clandestine matters on 5th October. That the said allotment was made known by the virtue of the return filed by 7 December 2013. तो तमाम लोगों को अलग अलग तौर पे शेयर्स दिए गए, जिसके बारे में दिसंबर के महीने में जब एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल हुई होगी तो उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज करते हैं, तो वहां से पता चला। अब यहाँ पे आप देखिए, that the allotment of shares was done in illegal unlawful manner by transferring, वही बात जो मैं कह रहा था, by transferring the money belonging to the company and showing artificial deposit of 1.6 crores. In fact, the same amount of 48 लाख belonging to the company was rotated repeatedly. तो कभी कंपनी ने मुझे पैसे दिए, वही मैंने फिर कंपनी को दे दिया और उससे शेयर्स ले लिए, फिर वही पैसे कंपनी ने किसी और को दे दिए, और वो बंदा फिर वो पैसा कंपनी को, अब तो दुनिया की नजरों में दिख रहा था कि बाहर से पैसा आ रहा है और पैसा कंपनी की तरफ बढ़ रहा है। बट जो एक्चुअली हो रहा था, वो कंपनी के पैसे ही कंपनी किसी और को दे रही थी पहले, और वही बंदा 2 4 दिनों में आके कंपनी को दे रहा था और शेयर्स खरीद रहा था। तो कोई नया पैसा कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, जो यहाँ पे कहा गया उसके बेसिस पे। और जो शेयर कैपिटल है कंपनी के, जो शेयर्स है वो कंपनी इशू करती जा रही थी और ये कह रही थी कि हमें पैसे मिल रहे हैं, जबकि कोई पैसा कंपनी को मिल नहीं रहा था, उसी के पैसे उसी को ही वापस अलग अलग लोग करते जा रहे थे। So repeatedly, to show that defendant 5 and 9 has paid the company between 6th and 9th September, whereas in fact they have not एक पैसा, वही मैंने ऊपर बोला, एक पैसा उन्होंने अपनी जेब से नहीं खर्च किया, यहाँ पे कंपनी के पैसे ही बार बार कंपनी को देते गए। That in fraudulent manner the shareholding of the plaintiff in the company which was 99.96 ये reduce करके कितनी कर दी, 21%, है ना। तो कहाँ कोई 99%, मतलब 96 भी एक फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि भाई एक कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर चाहिए, तो यहाँ पे 99.96 तो ऑलरेडी एक कंपनी ओन कर ही रही थी। डिफेंडेंट के अंदर, डिफेंडेंट कंपनी के अंदर प्लेंटिफ 99.96% ओन कर रहा था, जिसको इस जरिए से अलग अलग लोगों को शेयर्स अलॉट करके वो 99 जो था इतना ड्रास्टिकली चेंज कर दिया, जो कि 21% के आसपास आ गया। अब यहाँ पे फर्दर क्या कहते हैं, कहते हैं that the share warrants were purportedly issued on 30 March were illegal as the same capital did not permit the issuance of the share warrant. Moreover, the share warrant could only be issued by the public company and not by a private company. That by circulating the same amount on 4 different occasions and showing the defendant 5 to 9 has subscribed to the share capital, allotment of shares were made in their name, which was completely illegal. तो शेयर वारंट्स वगैरह भी इशू करे गए, और उनका ये कहना, तो यहाँ पे इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई शेयर वारंट्स सिर्फ पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, और
प्राइवेट कंपनी तो कर नहीं सकती, तो ये क्यों इश्यू करेगा? तो इस ये सब इल्ज़ाम है, ये कोई ये नहीं कि आप ये ना सोचें कि ये ही कोर्ट का जजमेंट है या ये कोई फाइनल फाइंडिंग्स है। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये एक साइड ऑफ स्टोरी है। जैसे कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है, तो अगर आप उसको इम्पार्शियल तरीके से देखना चाहें, तो मैं तो कहूँगा आपको दोनों की बात सुननी चाहिए, जो कोर्ट जनरली करता है। क्योंकि बहुत बार आप एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो शायद हमें लगता है कि यही सही है, अभी हमने दूसरा नहीं देखा। किसी ने गुस्से में आके कुछ किया तो किस वजह से उसको गुस्सा आया, ये भी हमें जानना ज़रूरी है ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि जिसको गुस्सा आया वही उसी की गलती होगी, उसको नहीं। ये भी तो देखना होगा ना कि क्यों, क्या वजह हुई, क्या नहीं है, तो दोनों पर्सपेक्टिव को जानना होगा। तो ये अभी एक पर्सपेक्टिव आप समझ रहे हैं, जहाँ पे कहा जा रहा है ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और फाइनली यही कह दिया कि ये जो शेयर्स अलॉटमेंट करे गए हैं लोगों के नाम के, जिसकी वजह से इतना परसेंटेज कम हुआ है, 99 से 21% रह गया है, उन लोगों के नाम पे जो शेयर्स अलॉट किए हैं वो डेफिनेटली इलीगल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये सारी बात जो थी, मतलब ये शेयर्स को लेके थी, आपने देखा अलॉटमेंट को लेके बातचीत हो रही है। अब जैसे कि मैं आपसे दोबारा से कह रहा हूँ, ऊपर भी मैंने यही बोला था, फिर यही है, वेदर सिविल कोड हैज जुरिसडिक्शन, ये बात थी हम यहाँ पे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ अभी तक? इतनी देर इसीलिए इसको फास्ट ट्रैक में भी डिस्कस करा रहा हूँ कि आप समझ सकें। तो बात यहाँ पे ये हो ही नहीं रही है कि अलॉटमेंट जो हुआ वो किस प्राइस पे हुआ, जो ऊपर आपने पढ़ा वो टेक्निकलिटीज में हम जा ही नहीं रहे। सवाल जो है यहाँ का, जो इश्यू आपके सामने देख भी रहे हैं आप, वो ये है कि किसके पास जुरिसडिक्शन है, क्या सिविल केस या सिविल कोर्ट जो है वो इन केसेस को सुन के उनका जजमेंट दे सकते हैं, क्या उनकी इतनी कैपेसिटी है, ये सवाल है। और फिर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो तब तय होगा कि जिसकी कैपेसिटी है, जिसके जुरिसडिक्शन में है, जब वो उसको सुनेगा तो वो डिसाइड करेगा। तो सिविल कोर्ट ने इसको पूरा सुना, विच इज इन दिस केस इज दिल्ली हाई कोर्ट, जहाँ पे बातचीत चल रही है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस केस को सुना तो तमाम सारे सेक्शंस को कोट किया, जो मैं आपके सामने अब रखूंगा। उनका ये कहना था कि जो हर सेक्शन के बेसिस पे कि भाई सिविल को या जो भी ऐसा मैटर्स हैं कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, जो मैंने आपको कहा भी, इनके एक्सक्लूसिव राइट एनसीएलटी के पास है, और पहले से कहीं ज्यादा एनसीएलटी स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक समय सीएलबी हुआ करता था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आप कुछ सेक्शंस भी यहाँ पे मेरे साथ देख सकते हैं। तो कहते हैं अंडर सेक्शन, लिखते हैं सेट द सेट पावर्स ऑफ एनसीएलटी इंक्लूड पावर्स एज ब्रॉड एज रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 242, also as also varies other specific power. NCLT is a tribunal which has been constituted to have exclusive, अब इससे ज्यादा और क्या कहना है, exclusive jurisdiction in the conduct of the affairs of the company, and its power can be contrasted with that of CLB under the Amendment Companies Act. तो पहले वही जो मैं कह रहा था, आ गई ना देखो वही बात घूम के, पर अगर मैं वहीं से शुरू करके नेक्स्ट केस पे ले जाता कि यही चीज है, तो शायद जो कॉन्फिडेंस अब आप फील कर रहे हैं वो आप 5 मिनट पहले नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है अरे इतना सारा कंटेंट है, सर ने तो कुछ बताया नहीं। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आई एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस तो गेन हो ही रहा है, पर आप समझ भी रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाता है, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। देखो, ये आप चीज़ समझें कि पेपर जो 3 घंटे का आने वाला है, ये ठीक है कि हमें ध्यान से हर चीज़ पढ़नी है, इसमें मैं कोई डाउट ही नहीं कर रहा। बट अगर वही चीज़ हम बार बार पढ़ते रहेंगे ना, तो समय निकलता जाएगा, तो हमें एक्शन भी लेना है उसको पढ़ने के बाद, और जितना जल्दी हमारा माइंड उस चीज़ को समझेगा उतना जल्दी हम उसको इंटरप्रेट करके लिख पाएंगे, और वो तभी होगा जब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, और जो जो मैं यहाँ पे टिप्स आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसके बाद, मैं ये नहीं कहता कि नेक्स्ट क्लास में, बट यस बहुत ही जल्दी दोबारा से ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूँ जो 40 मार्क्स का होगा। तो आपके लिए ये बोनस है, फास्ट ट्रैक में इतनी एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ, और मैंने हर क्लास के फास्ट ट्रैक में लगाए, ये मत सोचिए कि एमडीसीएस में मैं कुछ खास कर रहा हूँ। हर क्लास में एक से एक एफर्ट्स लगाने की कोशिश करिए, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा इसलिए अलग है बिकॉज ऑफ द रीजन, यहाँ पे मुझे ये भी समझाना है आपको कि आपको लिखना कैसे है, तो उसके बारे में बातचीत हम करते जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे ये लिखा। अब आइए कुछ और सेक्शंस भी देख लेते हैं। तो एक आपने देखा सेक्शन 242, जहाँ पे एनसीएलटी की पावर्स जो है वो बयान करी गई कि आखिरकार है क्या। तो कहते हैं सेक्शन 407 ऑनवर्ड्स डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल। सेक्शन 420 हैज वेस्टेड द ट्राइब्यूनल विद द पावर टू पास सच ऑर्डर एज इट थिंक फिट। द ट्राइब्यूनल इज आल्सो वेस्टेड द पावर टू रिव्यू। तो ये पूरे के पूरे जो पैराग्राफ है इसके अंदर ट्राइब्यूनल की बढ़ाई मतलब उसकी पावर्स की एक तरीके से कैपेसिटी दिखाना, वो कितना दम वाला है, कितना पावरफुल है, वो सब हाई कोर्ट ने एक तरीके से एनसीएलटी के ऊपर ऐसे लिख दिया है। लिखते थे ना जब आप स्कूल वगैरह में थे, ऐसे लिखना है पूरा किसी चीज के ऊपर, तो वही लिखता गया, अपने बारे में उसने कुछ नहीं बताया, वो एनसीएलटी के बारे में बताता ही गया, बताता ही गया, बताता ही गया, यही हुआ यहाँ पे। तो अब देख लीजिए सेक्शन 424, द ट्राइब्यूनल आल्सो हैज द सेम पावर, ऊपर भी बात यही हो रही थी, and function as vested with civil court. In addition to the above, the tribunal also have the power to punish the contempt which
was not mentioned with the CLB। तो मैंने कुछ देर पहले यही कहा कि CLB से ज्यादा पावरफुल है NCLT, यही कहा ना मैंने, देखो यहाँ पे यही लिखा है। और आगे आ जाइए, तो ये एक तरीके का NCLT पे ऐसे लिख दिया हाई कोर्ट ने, आप मान के ही चलिए। अब कहते हैं जहां तक बात आती है इशू शेयर कैपिटल की, तो सेक्शन 62 के अंदर उसका पूरा प्रोसेस दे रखा है कि कैसे शेयर कैपिटल को बढ़ाया जाएगा, कैसे नोटिस वगैरह इशू करे जाएंगे, मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी, और उसके बाद में जाके फैसला होगा कि शेयर कैपिटल बढ़नी चाहिए कि नहीं। तो पूरी बात को सुनने और समझने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि जो हुआ है, जो कहा जा रहा है, उसके बेसिस पे ये तो लग ही रहा है कि जिस तरीके से शेयर होल्डर लोग, जो डिफेंडेंट हैं, जो बाकी लोग हैं जिनकी शेयर होल्डिंग बढ़ाई गई और पैसे नहीं दिए, और जो प्लेंटिफ है जिसकी 99 से 21% के आसपास कर दी गई, लग तो रहा है कि डेफिनेटली प्लेंटिफ की बात ज्यादा सही है, क्योंकि उसकी इतनी शेयर होल्डिंग ऐसे रिड्यूस नहीं करी जा सकती जो मेथड फॉलो किया गया। पर इसका फाइनल फैसला एनसीएलटी लेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के पास या सिविल कोर्ट के पास इस चीज को डिस्कस करने की कैपेसिटी या पावर्स नहीं है। तो यही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। अब आप देख भी लीजिए, लिखा है द बार कंटेन इन सेक्शन 430 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनिंग एनी सूट एंड प्रोसीडिंग विच एनसीएलटी इज इन पावर टू डिटरमाइन। वही वाली बात जो प्रीवियस केस में पड़ी थी, सेक्शन 430 के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि जिन मैटर्स के लिए कंपनी, जिन मैटर्स के लिए एनसीएलटी ऑथराइज है, वो मैटर्स कोई और कोर्ट डील आउट नहीं कर सकता। तो ये बार है, ये ऑब्स्टेकल है, ये हर्डल है। The NCLT in the present case would be empowered to determine the allotment in the favor of defendant was not done in accordance with the procedure prescribed under section 62। तो ये नहीं कहा कि यही फाइनल है, कहा NCLT जो प्रेजेंट केस में empowered है, उसके पास ये पावर है बताने की कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो NCLT डिसाइड करेगा। तो फाइनली पूरे केस की जो बात है वो यही कि NCLT के पास ये पावर है कि वो रजिस्टर्स को रेक्टिफाई कर सकता है, उसके पास ये पावर है कि सारी बात को सुनने और समझने के बाद जो भी पार्टी सही है उसके फेवर में फैसला दे सकता है। आप थोड़ा और भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी देख लेते हैं। कहते हैं द एलिगेशन इन द प्रेजेंट केस रिलेट्स टू नॉन कंप्लायंस विद द स्टिपुलेशन अंडर सेक्शन 62, जो कि अलॉटमेंट के बारे में बात करता है, सेक्शन 62। The non-compliance of any of the conditions contained in Section 62 and also constitute the mismanagement of the company in as much as Section 241, the conduct of the affairs of the company in the manner harmful to any member or in a manner harmful to the interests of the company would be governed by the same। The jurisdiction to go in these allegations वेस्ट दोबारा से कह दिया कि जहां तक ये बात है कि कंपनी में जो हुआ है वो इलीगल है, वो सही नहीं है, पावर्स के बियॉन्ड है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसको डिटरमाइन करने का राइट ट्राइब्यूनल, विच इज ट्राइब्यूनल, वैसे तो बहुत सारे ट्राइब्यूनल हैं, सैट भी एक ट्राइब्यूनल है, बट यहाँ पे ट्राइब्यूनल का मतलब एनसीएलटी से है, तो उसके पास है ये पावर्स और वो इस चीज को पूरा का पूरा सुनेगा और डिसाइड करेगा। तो such orders can only be passed by NCLT which has the exclusive jurisdiction to deal with the affairs। समझ में आया? तो जहाँ तक सिविल कोर्ट चाहे हाई कोर्ट की बात यहाँ पे हम कर रहे थे, तो हाई कोर्ट के पास भी ये राइट्स नहीं है जब से एनसीएलटी आया कि हाई कोर्ट बीच में इंटरवीन करे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव है चीज़ों को सेपरेट रखना। अगर एक चीज़ मैं भी कर रहा हूँ आप भी कर रहे हो तो ये डुप्लीकेशन है, विच ऑब्वियसली इज वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कोर्ट्स। और ये की बात किसी से छुपी नहीं है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, चाहे हम प्रैक्टिकली कितना जानते हैं कितना नहीं, कि कोर्ट्स जो हैं वो ओवर बर्डनड है। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, अब ये सिचुएशन चेंज होती रहती है समय के हिसाब से, तो ये कहते थे, मैंने प्रीवियस एमडीसीएस में और तमाम और क्लासेस में ये बात बार बार कही भी है, वो ये कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर जो कोर्ट्स हैं इंडियन कोर्ट्स के तौर पे, अगर वो 24/7 इंटू 365 भी काम करते रहे, यानी कोई छुट्टी ना ले, जबकि कोर्ट में बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, तब भी केस को लेवल अप करने में, निपटाने में, जितनी भी पेंडेंसी चल रही है केसेस की, इट विल टेक इयर्स एंड इयर्स, 10 साल तो वहाँ पे साफ साफ लिखा था, वो भी इस कंडीशन पे कि वो छुट्टी ना ले, रात दिन कोर्ट चले, जो कि प्रैक्टिकली ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिकलिटी। तो उस तौर पे अगर एक ही केस को इतना लंबा सुना जाएगा और दो हाई कोर्ट भी अपना टाइम लगाएगा, यू नो, एनसीएलटी भी लगाएगा, डज नॉट मेक एनी सेंस। तो यही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। तो चलिए एक और अब केस लॉ बातचीत जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द केस लॉ दैट हैज बीन डिसाइडेड ऑन द 23rd of May 2018, करण गुप्ता पेटिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस है। अब सवाल जो है वो यहाँ पे, रिट आप देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट है, बट डब्ल्यू भी मतलब रिट पिटिशन जो है वो फाइल करी गई है, क्योंकि जनरली तो आपने देख ही लिया कि हाई कोर्ट ऐसे केस एंटरटेन नहीं कर सकता। पर मैंने वही कहा प्रीवियसली, अभी भी जो केस लॉ खत्म किया है, कि रिट पिटिशन की बात अलग है, बिकॉज रिट पिटिशन इज समथिंग जो तब फाइल होती है जब आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, या यू नो जो 5 रिट्स हैं उसमें कैसे ना कैसे आपके जो राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। एंड अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और आपको याद है, तो रिट आर द लास्ट रिजॉर्ट। अगर कोई भी
कोर्ट जाएगा, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और कहेगा मुझे रिट फाइल करनी है, चाहे हेबियस कॉर्पस है या कोई भी है। तो जो कोर्ट का नॉर्मल प्रोटोकॉल है वो यही कहता है कि पहले आप जो है वो आप पहले बाकी लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट करिए, जो पहले लीगल प्रोसेस है और जो है चीज़ें उनको देखिए। अगर आपको वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता या कोई और रास्ता ही नहीं बचता, तो ही रिट्स का जो ऑप्शन है उसको इन्वोक किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो केस हुआ है वो इस बात को लेके है कि जो करण गुप्ता हैं वो ऑलरेडी एक कंपनी में डायरेक्टर थे किसी, और 2012 में बताया जा रहा है कुछ 5 दिसंबर 2012 में उन्होंने एक तरीके से ऐसे कहते थे कि रिजिग्नेशन दे दिया था। तो 2012 की बात है, रिजिग्नेशन वो दे चुके थे। अब जो कंपनी है, जैसे कि मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर्म 32, यही फॉर्म्स होते थे, फॉर्म 18, 32, यही दो चार मोटे मोटे फॉर्म होते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा, इस बात का किसी ने ये मतलब नहीं निकालना कि 2013 के कंपनीज एक्ट आने से पहले 1956 में सिर्फ 3-4 फॉर्म थे, ऐसा नहीं है। बट जनरली जो आज आप स्पाइस ये वो दुनिया भर के फॉर्म सुनते हैं, उतना टेक्निकल नहीं था। आज तो हर फॉर्म का आईएनसी बन गया है, अगर शेयर कैपिटल है तो एसएच बन गया है ना। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ नंबर थे, 18 फॉर्म 32। अब तो खैर आप नाम के जो नोमोक्लेचर है, जो स्टार्टिंग है, उससे भी बहुत बार आइडिया लगा सकते हैं कि द फॉर्म किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। अगर आईएनसी है तो श्योर इनकॉर्पोरेशन होगा, चाहे वो पब्लिक है, चाहे प्राइवेट है, चाहे ओपीसी एक्सेट्रा, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो खैर जो यहाँ बात करी गई है वो ये है कि जो करण है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 2012 में दिसंबर में, और जिस कंपनी में वो डायरेक्टर थे जिससे रेजिग्नेशन दिया था, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन कंपनी को दे दिया, और कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वो आगे रेजिग्नेशन फाइल करे। बट कंपनी ने पता नहीं क्यों रेजिग्नेशन आगे फाइल नहीं किया, और जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो कंपनी थी जिसमें वो डायरेक्टर थे, वो बाद में पता चला कि कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है, और जो डिफ़ॉल्ट है वो सेक्शन 164 का था, जहाँ पे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि बाकी कंपनीज में भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकते। जो हमने प्रीवियस केस लॉ में बात करी थी कि अगर ऐसा कुछ डिफ़ॉल्ट होता है फाइनेंशियल्स को लेके, कॉन्जिक्यूटिवली फाइलिंग नहीं करी है, जो और ग्राउंड्स दे रखे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट बात यहाँ पे नहीं लिखी गई है किस बारे में डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, सेक्शन कोट किया गया है। तो करण जो थे वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए, जबकि वो तो बहुत पहले, तो जो कंपनी थी उसने जो डिफ़ॉल्ट किया था वो 2017 में किया था। मैं ऐसे कहूँगा कि 2000 जो करण है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऑन 6/9/2017 एंड 12/7 एमसीए नोटिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टर हु आर डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 विद इफेक्ट फ्रॉम 2016। तो कंपनी ने कुछ ऐसा डिफॉल्ट किया होगा, फाइनेंशियल्स नहीं फाइल किए, बैलेंस शीट एजीएम एक्सेट्रा नहीं कराई होगी कॉन्जिक्यूटिवली, तो आरओसी ने एक लिस्ट पब्लिश कर दी वो सारे डायरेक्टर्स की जो कि अब डिस्क्वालीफाई हो गए टू बी अ डायरेक्टर। और ये सब बाद में हुआ, 2016 की बात है, जबकि जो करण है वो 2012 में ही कंपनी छोड़ के जा चुके थे, रिजाइन कर चुके थे। बट जो कंपनी है उसने रिजिग्नेशन फाइल आगे नहीं किया था। भाई डायरेक्टर जो है कंपनी को इंटीमेट करता है, तो कंपनी को उस समय एक प्रोविजन यही है कि भाई कंपनी जो है वो आगे इंटीमेट करती है कि ये बंदा छोड़ के चला गया है। तो उस दिन से आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। अब कोई बंदा छोड़ के चला गया है और कंपनी ने आगे नहीं फाइल किया, तो आरओसी को थोड़ा पता चलेगा कि आप वहाँ पे हो या नहीं हो। ये तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि कंपनी को आगे डॉक्यूमेंटेशन फाइल करना चाहिए था, पर कंपनी ने खैर नहीं किया। तो जब डिफॉल्टर्स की लिस्ट निकली तो इनका नाम जो है वो भी इसके अंदर आ गया। इनका नाम मतलब ये जो नाम यहाँ पे लिखा है करण का नाम भी आ गया डिफॉल्टर्स के अंदर। अब जब करण को पता चला, क्योंकि जो डिफॉल्टर जो सेक्शन है 164, वो आप जानते हैं, मैंने अभी कहा भी, वो ऐसा कहता है कि अगर आप डिफॉल्टिंग उसमें लिस्ट में आ जाते हैं डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर्स की, तो आप सिर्फ ना ही उस कंपनी में, बाकी कंपनीज के अंदर भी आप डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। बाकी कंपनीज के अंदर आपको हटना पड़ेगा डायरेक्टरशिप से, और आप ना बन सकते हैं ना रीअपॉइंट हो सकते हैं। तो करण ने कहा भाई मेरी गलती क्या है, मैं तो 2012 में ही हट चुका था, उसके बाद जो हो रहा है उसका मुझे तो पता ही कुछ नहीं, और ये तो कंपनी को मैंने पहले ही बता दिया था, ये लेटर की कॉपी भी है जो मैंने कंपनी को दी थी, और कंपनी ने नहीं फाइल किया, तो मेरी इसमें क्या गलती है। तो जो करण थे वो हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, करण की इसमें कोई गलती नहीं है, और हाई कोर्ट ने आरओसी को ऑर्डर्स दिया कि जो करण का नाम है वो उस लिस्ट से हटाया जाए, क्योंकि करण की इसमें कोई गलती नहीं। भाई आप जब थे ही नहीं तो फिर 2012 में आप चले गए, अब 13, 14, 15 एक्सेट्रा ईयर्स में क्या हो रहा है आपको क्या पता उस बात को लेके। तो इसीलिए करण को बोला गया, या जो करण थे उन्होंने जब ये बात कही तो हाई कोर्ट इससे तुरंत अग्री कर गया, और हाई कोर्ट ने आरओसी को बोला कि भाई जो करण का नाम है वो डिस्क्वालीफाइड जो डायरेक्टर्स की लिस्ट पब्लिश करी है उसे तुरंत रिमूव किया जाए, और करण पे कोई लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी। यही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। चलिए एक और केस लॉ डिस्कस करते हैं इसी बात पे। सो दिस इज द केस लॉ दैट हैज बीन डिसाइडेड ऑन द 1st of March 2017, Rishima SA Investment LLC versus Registrar of Company West Bengal and others.
दिल्ली हाई कोर्ट का, सॉरी कैलकाटा हाई कोर्ट का केस है। अगेन ये भी यहाँ पे रिट पिटिशन है, और यहाँ पे जो मामला है वो थोड़ा अलग है, जिसको मैं समझाता हूँ आपको पहले। तो ये जो केस है, इसमें एक जो बेसिक सवाल है वो ये है कि अगर कोई भी जो कंपनी है, लेट्स से पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, अगर वो स्ट्राइक ऑफ हो गई है, आरओसी ने उसको, रजिस्ट्रार ने उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया है, तो क्या कोई एक ऐसा इंसान जो कि उस कंपनी में क्रिएटर नहीं है, उस कंपनी का मेंबर नहीं है, क्या वो यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकता है उस कंपनी के रीइंस्टेटमेंट की? मेरा सवाल क्योंकि सवाल समझना ज़रूरी है, इससे पहले हम जवाब पे आएँ। कोई भी एक ऐसी कंपनी है जिसको आरओसी ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। अब अगर उस कंपनी को रीइंस्टेट कराना है, यानी दोबारा से एक्टिव करना है, तो क्या उसके लिए जो एप्लीकेशन है, पिटिशन है, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा इंडिविजुअल फाइल कर सकता है जिसका कोई लेना देना इन द सेंस, वो इंडिविजुअल जो है ना ही वो शेयर होल्डर हो, ना ही वो क्रेडिटर हो। मतलब शेयर होल्डर और क्रेडिटर है तो इससे क्या है, वो डायरेक्ट एक इंटरेस्ट दिखता है, वो स्टेक होल्डर की कैटेगरी में आ सकता है। पर अगर वो शेयर होल्डर नहीं है, लाइक अ मेंबर नहीं है, क्रेडिटर नहीं है, तो क्या वो फिर भी एक कंपनी के रीइंस्टेटमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है या नहीं? ये सवाल है जिसका जवाब इस केस लॉ के अंदर दिया गया है। अब आई एम श्योर इससे पहले हम कुछ भी आगे बात करें और डिस्कस करें, सवाल आपके माइंड में भी आएगा कि मतलब वजह क्या हो सकती है? मतलब ये ठीक है कि कोई दे सकता है एप्लीकेशन या नहीं, वो बात की बात है, बट कोई क्यों ऐसा करेगा? मतलब कोई कंपनी अगर स्ट्राइक ऑफ में जा रही है और मेरा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, आई एम नॉट क्रेडिटर ऑफ दैट कंपनी, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं उस कंपनी को रीइंस्टेट कराऊं या कुछ भी ऐसा? नॉर्मल सी बात है, मतलब होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, बट मैं कराऊंगा ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अपना इंटरेस्ट तो कहीं न कहीं, अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा तो कहीं न कहीं छुपा ही होगा ना, तभी ये सब बातचीत हो रही होगी। तो उसी को लेके ये जो केस है वो कहा गया है, और जब इस केस को अभी हम थोड़ा और समझेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा अभी। बट इससे पहले मैं इसको एक जनरल पर्सपेक्टिव से समझाऊँ, तो उसमें यही बात जो है वो कही गई है कि देखिए, मतलब इसको अगर पूरा एनालाइज़ करें कि हुआ क्या, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कंपनी है जिसको यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ में डाला गया है, अ, उसका नाम है रामा इन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल, आरओसी वेस्ट बंगाल ने डिसीजन दिया था स्ट्राइकिंग ऑफ का, रामा इन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कंपनीज या आरओसी ने स्ट्राइक ऑफ में डाल दिया। अब यहाँ पे हुआ ये इसलिए था क्योंकि जो कंपनी के डायरेक्टर थे रामा इंटरनेशनल के, उन्होंने कंपनी की कोई एग्जिट स्कीम निकलती रहती है समय समय पे, अभी CFSS स्कीम निकली थी, जहाँ पे आपकी जो भी पेंडिंग फाइलिंग है आप कर सकते हैं, फाइन नहीं लगेगा या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे समय समय पे स्कीम्स निकलती रहती है। तो कोई एग्जिट स्कीम निकली थी, जिसमें ये था कि कंपनी जो काम नहीं कर रही है, अगर चाहे तो बंद होना चाहे तो बंद हो सकते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं है तो अननेसेसरी वो अपने आप को एक्टिव ना रखें, बंद हो जाएं अगर उनको ऐसा लगता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो रामा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने उस एग्जिट स्कीम के अंदर अप्लाई किया, और आरओसी ने जो भी डिक्लेरेशन वगैरह मांगते हैं कि आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एक्टिविटीज एक्सेट्रा में नहीं है, तो सब जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कोई रीज़न हो जिससे कि कंपनी चले। तो आरओसी ने भी बोला ठीक है कि कंपनी फिर बंद करते हैं, स्ट्राइक ऑफ में डाल देते हैं। अब जो रीज़न है, जिस वजह से यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करी गई है वो ये कि एक काइंड ऑफ अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया था, जो कि इस कंपनी के साथ था, जो कि रामा इन इंटरनेशनल है, और जिसका नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं एज अ पेटिशनर रिशिमा SA इन्वेस्टमेंट LLC है, और कुछ और लोग भी थे। तो ये जो अग्रीमेंट था, इसके बेसिस पे होटल बिजनेस का या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कुछ होनी थी। अब ये जो अग्रीमेंट था, इसके अंदर कुछ ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस थी, और उसमें ये लिखा था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इस अग्रीमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे होटल का बिजनेस ये तीनों मिलके कर रहे थे, तीनों मतलब रिशिमा ऐसे इन्वेस्टमेंट LLC, जिसका नाम आप ऊपर देख रहे हैं, एंड द अदर कंपनी इज दिस कंपनी विच इज रामा इन, एंड द थर्ड इज दैट जो कि कोई और इन्वेस्टर होगा। तो ये तीनों मिलके एक कोई बिजनेस वेंचर में एंटर कर रहे थे, काइंड ऑफ अ जॉइंट वेंचर और समथिंग। तो उसमें ये था कि अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जो जनरली आप ड्राफ्टिंग में भी पढ़ते हैं, वो आर्बिट्रेशन के थ्रू उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो कहते हैं चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि इधर तो इन्होंने रामा इन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को डायरेक्टर्स ने स्ट्राइक ऑफ में ले गए वो, और आरओसी को झूठी डिक्लेरेशन भी दे दी कि ऐसा है, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं वगैरह वगैरह। बट इवेंचुअली इसका रीज़न जो है वो ये बताया जाता है कि वो जो होटल वाला अग्रीमेंट था, आप समझ भी रहे होंगे अभी, उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया था, और वो मामला आर्बिट्रेशन में चल रहा था, क्योंकि उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आर्बिट्रेशन ही था, तो वो मामला वहाँ पे चल रहा था।
अब क्या हुआ कि जो वो मैटर वहाँ पे चल ही रहा था, तो उसी समय ये पता चला कि भई ये जो कंपनी है रामा इंटरनेशनल जो है, ये स्ट्राइक ऑफ में चले गए हैं। अब जब कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है, तो उस पे कोई कार्रवाई एज़ सच हो ही नहीं सकती। कंपनी को स्ट्राइक ऑफ होने ही नहीं दिया जा सकता जब तक उस पे कोई लीगल प्रोसीडिंग वगैरह पेंडिंग हो। तो ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई थी। तो जो ये रिशिमा एसे इन्वेस्टमेंट एलएलसी है, ना ये किसी भी तरीके से क्रेडिटर है रामा एंड इंटरनेशनल, वो कंपनी जो स्ट्राइक ऑफ हुई है, ना ये इसके मेंबर है, बट कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि जो ट्राई पार्टी इनके अग्रीमेंट बीच में हुआ था, ऑब्वियसली इन्होंने बिजनेस कर रहे थे तो कुछ किसी ने पैसे लगा, वो सब लिखा नहीं है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई ऐसे बिजनेस होते हैं तो कुछ ना कुछ हर कोई इन्वेस्ट करता है, कोई अपनी लैंड देता है, कोई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब जो भी डिस्प्यूट हुआ था उसका अभी मैटर चल ही रहा था, वो लिखा नहीं यहाँ पे कि क्या डिस्प्यूट है। तो उस दौरान पता चला भाई ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ में चली गई, रामा एंड इंटरनेशनल। तो उसी को लेके रिशिमा ऐसे इन्वेस्टमेंट एलएलसी ने केस फाइल किया कि भाई ये स्ट्राइक ऑफ में नहीं जा सकती, और उसी को लेके रामा एंड इंटरनेशनल कह रहे हैं रिशिमा का भाई क्या लेना देना। रिशिमा ऐसे तो रामा एंड इंटरनेशनल के अंदर ना शेयर होल्डर है, ना रामा एंड इनके कोई पैसे देने हैं कि भाई क्रेडिटर हो या कुछ भी ऐसा। तो रिशिमा का कोई मतलब नहीं बनता। तो रिशिमा यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करके यही कहते हैं कि बिल्कुल हमारा मतलब बनता है, क्योंकि एक्चुअल बात वही है जो मैंने आपको बताया कि एक अग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, और वो अग्रीमेंट में अब जो है वो दिक्कत आ रही है, और वो मामला आर्बिट्रेशन के तरीके से सॉर्ट आउट हो रहा है। और उसी दौरान इन्होंने चालाकी से कंपनी स्ट्राइक ऑफ में ले गए, जिससे कि कंपनी नहीं रहेगी। हिंदी में एक कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो स्ट्राइक ऑफ में ले गए कि कंपनी नहीं रहेगी तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मैटर को देखा, कंसिडर किया, और ये पाया कि जो कंपनी है जिसका नाम यहाँ पे रामा इन इंटरनेशनल है, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। भले अब प्राइवेट लिमिटेड नाम से ज़रूर दिख रही है, बट अगर इसकी कंपनी की शेयर कैपिटल वगैरह आप देखें जो यहाँ पे मेंशन करी गई है, तो आप देखेंगे कि बताया गया है कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए के आसपास थी, और इन्वेंट्रीज जो है वो उससे भी ज़्यादा थी, और कंपनी जो है वो कुछ इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 करोड़ 84 लाख 61,540 के अलग अलग जगहों पे शेयर्स होल्ड कर रही थी। और देखो वही लिखा है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, जो मैं आपसे ऊपर कह रहा था। तो यहाँ पे यही कहा गया फाइनल जो डिसीजन था हाई कोर्ट की तरफ से, कि क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट का पार्ट है, अभी भी पार्ट है, और वो सबसे बड़ी बात कि वो अग्रीमेंट जो है वो डिस्प्यूट में चला गया है। तो आरओसी का ये करना कि भाई कंपनी को स्ट्राइक ऑफ में डाल देना, जबकि कंपनी के इतना सब कुछ कंपनी के पास सब्सटैंशियल तौर पे है, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसीलिए आरओसी को हाई कोर्ट की तरफ से तुरंत इंस्ट्रक्शन दिए गए आरओसी वेस्ट बंगाल को, कि कंपनी को तुरंत रीइंस्टेट किया जाए, क्योंकि जब तक रीइंस्टेट नहीं होगी कंपनी, तब तक उसमें आगे मुकदमा नहीं चल पाएगा, या आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाएंगी, जो कि पूरे के पूरे प्रोसेस को डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए रीइंस्टेटमेंट के ऑर्डर्स दिए गए। तो देखिए वही लिखा है कि तो पूरा ही पढ़ता हूँ। The NCLT observed that a company having a paid-up share capital of 50 lakh, inventories of 50 lakh 51,000, holding shares about 13 crores, entering into tri-party agreement to carry out the hotel business cannot be said to be without business as being inoperative since incorporation. The decision of Registrar of Companies herein dated September 2015 is perverse, मतलब bad है, adverse है, गलत है. Therefore, ROC West Bengal shall forthwith restore मतलब reinstate करना वापस the name of Rama N International in the register of companies and shall take all follow-up steps to give effect to restoration. तो वही बात जो मैंने आपको बताई, फाइनल वही डिसीजन के तौर पे कहा गया। तो यही है। देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो मैंने आपसे कुछ देर पहले स्टार्टिंग में कहा था, जब ये पार्ट की हमने स्टार्टिंग करी थी, कि इसके बाद एक केस स्टडी है जो कि काफ़ी बड़ी है, और इसको मैंने एक एक तरीके से समझाया है। तो ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी ठीक इसके बाद। और आई थिंक इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1। सो विच मीन्स कि जब हम आगे बात करेंगे इस केस स्टडी के बाद, सो वी विल मूव टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 2 विच आई सपोज सिक्योरिटी एंड सेबी के कॉन्टेक्स्ट से उसका लेना देना है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए यानी पार्ट नंबर 7 के लिए यहीं तक। उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बात जो मैंने आज आपको बताई है आपको समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। Till that time, I see you next with the new part. Take care of yourself. Do whatever you want to for CS Executive, CS Professional. Widest module coverage, all subjects available. Guarantee of covering all amendment, including the fast track batch revision series. Shantu and Tanya Midari classes. Thank you so much.